शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान, लेक्चरर नाइस कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज पेशावर। आज हम बात करेंगे वैल्यूज़ कन्फ्लिक्ट के बारे में। वैल्यूज़ कन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि किस तरह एक वैल्यूज़ जो है वो दूसरे वैल्यूज़ के ऊपर इम्पोज होती है या दूसरी वैल्यूज़ के साथ उसकी क्लैशेस होती है। मतलब ये है कि अगर हम हॉस्पिटल के लेवल पे बात करें तो हॉस्पिटल में नर्सिस के आपस में भी अपनी वैल्यूज़ कन्फ्लिक्ट होती है। उसकी जितनी भी चॉइस होती है, उसके जितनी भी डेली एक्टिविटीज़ होती है, उसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की क्लैशेस, मुख्तलिफ़ किस्म की कन्फ्लिक्ट एराइज होती है। इसी तरह पेशेंट एंड हेल्थ केयर सिस्टम और इसी तरह नर्सिस एंड पेशेंट, तो मुख्तलिफ़ किस्म के कन्फ्लिक्ट से जो कि एराइज होती है इन द सिचुएशन एमॉन्ग्स हेल्थ केयर वर्कर्स एंड पेशेंट आर एमंग द हेल्थ केयर वर्कर्स। तो मुख्तलिफ़ किस्म के कन्फ्लिक्ट है। इस कन्फ्लिक्ट को हम किस तरह सॉल्व करेंगे और इसके लिए हम किस तरह जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस ढूंढ लेंगे विद द हेल्प ऑफ विच वी मे सेटिस्फाइड एंड ब्रिंगली सॉल्व द प्रॉब्लम्स ईजली। ऑब्जेक्टिव: define key terms, recognize value conflict and its implications to nursing practice, list advantage of value clarification in nursing profession, develop professional values, or discuss implications of nursing care ethics in diverse society। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है जिसको हम कोशिश करेंगे कि हम अपने टॉपिक में इसको कवर करें। तो सबसे पहले है वैल्यू कन्फ्लिक्ट, यानी वैल्यू कन्फ्लिक्ट क्या है और इसको हम किस तरह डिफाइन करता है। तो देखिए, वैल्यूज़ कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? इंटरनल और इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट दैट अकर इन सर्कमस्टांसिस इन विच पर्सनल वैल्यूज़ आर एट ऑड्स विद दोज ऑफ पैशन, कोलीग्स आर द इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए, कन्फ्लिक्ट, वैल्यूज़ कन्फ्लिक्ट इंटरनल भी हो सकते हैं और इंटरपर्सनल भी हो सकते हैं। मतलब ये है कि एक इंसान की अपनी वैल्यूज़ के दरमियान भी कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। वो कंफ्यूज होता है कि मैं कौन से वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दूँ और कौन से वैल्यूज़ को मैं इग्नोर करूँ। तो इस तरह उसके अपनी वैल्यूज़ में भी, अपनी सेल्फ वैल्यूज़ में भी कन्फ्लिक्ट आ सकती है। इसी तरह इंटरपर्सनल का मतलब ये है एमंग पीपल्स भी कन्फ्लिक्ट आ सकती है। अब एमंग पीपल्स ये पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी हो सकते हैं, पेशेंट एंड पेशेंट भी हो सकते हैं, पेशेंट एंड हेल्थ केयर सिस्टम भी हो सकता है, और इसी तरह पेशेंट एंड नर्सिस भी हो सकते हैं, और ये एमंग द नर्सिस या एमंग द हेल्थ केयर प्रोफेशनल इसके दरमियान भी हो सकते हैं। तो देखिए, इसका मतलब ये है इन विच पर्सनल वैल्यूज़ आर एट ऑड विद दोज ऑफ। तो देखिए, अगर कन्फ्लिक्ट आ जाए, अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाए एमंग द पेशेंट एंड दो पेशेंट कोलीग्स आर इंस्टीट्यूशन, मतलब ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के वैल्यूज़ है। देखिए, कोलीग्स की अपनी वैल्यूज़ है, एक पेशेंट की अपनी वैल्यूज़ होती है, इस तरह एक इंस्टीट्यूशन की अपनी वैल्यूज़ होती है। तो देखिए, अगर एक इंसान की उन वैल्यूज़ के दरमियान, या अगर एक इंसान की अपनी पर्सनल वैल्यूज़ के दरमियान, या अगर एक इंसान की दूसरे इंसान के दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट आ जाए, कोई इसी तरह क्लैशेस आ जाए, तो इसको हम कहते हैं वैल्यूज़ कन्फ्लिक्ट। यानी वैल्यूज़ कन्फ्लिक्ट इज़ अ सिचुएशन इन विच देयर इज़ प्रॉब्लम इन इंटरनल और इंटरपर्सनल वैल्यूज़, आर there is problem among patient or there is problem among colleagues or institution। तो देखिए, इसके मुख्तलिफ़ किस्म के डिफिनेशंस जो है वो हम कर सकते हैं। इंटरपर्सनल वैल्यूज़ कन्फ्लिक्ट एंड इशूज़ arise in nursing when one values either personal culture, religious or any other to be अपोज्ड और इम्पोज। तो देखिए, मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशन आते हैं नर्सिंग प्रैक्टिस में, जिसमें अगर हम एक वैल्यू को इम्पोज करते हैं, एक वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, तो दूसरे वैल्यू को हम इग्नोर करते हैं और इसी तरह इन वैल्यूज़ के दरमियान कन्फ्लिक्ट आ जाती है। इसी तरह मुख्तलिफ़ वैल्यू को अगर हम अपोज करें, एक वैल्यू को हम बहुत ज़्यादा अहमियत दे दें, दूसरे को हम नज़रअंदाज करें, या अगर हम एक वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे दें और दूसरे वैल्यूज़ को हम जो है वो नज़रअंदाज करें, या एक को हम नज़रअंदाज करें, दूसरे को इंपॉर्टेंट, तो मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरह सिचुएशन आ जाते हैं जिसमें अगर हम एक वैल्यूज़ को इंपॉर्टेंट दे सकते हैं तो दूसरे वैल्यू हमसे रह जाते हैं और इस तरह एक कन्फ्लिक्ट आ जाती है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशंस है, पर्सनल सिचुएशंस भी हो सकते हैं, कल्चर बैकग्राउंड की वजह से भी अगर इसी तरह कोई कल्चर वैल्यूज़ है तो इसी में भी जो है वो कन्फ्लिक्ट आ सकती है, रिलीजियस वैल्यूज़ में भी कन्फ्लिक्ट आ सकती है। तो देखिए, वैल्यूज़ कन्फ्लिक्ट मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशंस की सरकमस्टांसिस के मुताबिक मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशन में डिफरेंट टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट जो है वो आ जाती है। वैल्यू कन्फ्लिक्शंस इन नर्सिंग,
तो देखिए नर्सिंग में किस तरह वैल्यू कन्फ्लिक्शंस हो जाती है, किस तरह वैल्यू की कन्फ्लिक्शंस, किस तरह वैल्यू के एक दूसरे के ऊपर जो है वो क्लेशेस आ जाते हैं। वैल्यूज़ कन्फ्लिक्शन एंड इश्यूज अराइज इन हेल्थ केयर सिस्टम। तो देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के हेल्थ केयर सिस्टम्स में मुख्तलिफ़ किस्म के वर्कर्स होते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िज़िकल इन्वायरमेंट होते हैं। तो इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग काम करते हैं, तो इनके वैल्यूज़ सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इसी तरह अगर ये एक निज़ाम के अंदर काम करते हैं तो इनके वैल्यूज़ में कन्फ्लिक्शन, इनके वैल्यूज़ में डिफरेंसेस आ जाते हैं। नर्सेज एक्सपीरियंस वैल्यूज़ कन्फ्लिक्शंस with clients, client families, physician, implying institution and license bodies। तो देखिए नर्सिस की जो वैल्यूज़ कन्फ्लिक्शंस होती है, उसकी वैल्यूज़ की जो प्रॉब्लम्स होती है, वैल्यूज़ की जितने भी डिलीमास होती है, वो या क्लाइंट के साथ होती है या क्लाइंट के फैमिली के साथ होती है। मतलब ये है कि नर्सिस के वैल्यूज़ की कन्फ्लिक्शंस वो या पेशेंट के साथ होती है या पेशेंट के अटेंडेंट के साथ होती है या फिजिशियन या जितने भी एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूशंस है, जितने भी वहाँ पे लोग काम करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पैरामेडिक्स काम करते हैं, उनके साथ जो है ये इशूज़, ये कन्फ्लिक्ट ये जो है उनके साथ होती है। Similarly, the client need may be conflict with institution policies, physician preference or even law of the state। और इसी तरह अगर हम क्लाइंट की कन्फ्लिक्ट के बारे में बात करें, यानी क्लाइंट की जो वैल्यूज़ है, अगर हम उसकी कन्फ्लिक्ट के बारे में बात करें तो क्लाइंट की वैल्यूज़ की कन्फ्लिक्शन आ जाती है। हॉस्पिटल की जितनी भी पॉलिसीज़ होती है, फिजिशियन की जितनी भी प्रेफरेंस होती है, उसकी जितनी भी वैल्यूज़ होती है, फिजिशियन जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ देता है और जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करता है, या इवन लॉ ऑफ द स्टेट या एक मुल्क की कंट्री के साथ भी एक पेशेंट की जो है वो कन्फ्लिक्शन आ जाती है। अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ इथिक्स द नर्स फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ द पेशेंट नीड्स। तो देखिए जितने भी हॉस्पिटल है वहाँ पे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, वो है पेशेंट की नीड्स, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए पेशेंट की नीड्स। तो ये एक इंटरनेशनल रूल्स है जिसमें जितनी भी हॉस्पिटल्स है वहाँ पे सबसे पहले प्रायोरिटी वो पेशेंट की होती है। जिस तरह जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज़ है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, वहाँ पे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो है स्टूडेंट की टीचिंग, स्टूडेंट की बिहेवियर मॉडिफिकेशंस और स्टूडेंट की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो फर्स्ट प्रायोरिटीज़ होती है। However, it is not always easy to determine which action best serve द क्लाइंट नीड्स। लेकिन ये मालूम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो कौन कौन से एक्शंस है, वो हमारे कौन कौन से काम है, वो हमारे कौन कौन से प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम क्लाइंट के, एक पेशेंट के जितने भी नीड्स है उसको हम कम्प्लीटली फील करें। मतलब ये है कि अगर हम एक पेशेंट की वैल्यूज़ को डिटरमाइन करना स्टार्ट करें तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हम एक पेशेंट की जितनी भी वैल्यूज़ है वो उसको हम डिटरमाइन करें, उसको हम मेजर करें, उसको हम मालूम करें और उसको फिर हम उसके नीड्स के मुताबिक, उसकी चॉइस के मुताबिक हम उसको फिर कंप्लीट करें। फॉर एग्जांपल अ नर्स मे बिलीव द पेशेंट इंटरेस्ट रिक्वायर टेलिंग द पेशेंट अ ट्रूथ दैट फिजिशियन हैज बीन withholding, but telling the truth may affect the client-physician relationship adversely and may cause harm to the client rather than intended good। तो देखिए इसका एक एग्जांपल ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई जो है वो फिजिशियन है, वो किसी पेशेंट से कोई ट्रीटमेंट जो है वो विद होल्ड करे, कोई ट्रीटमेंट एक पेशेंट से जो है वो स्टॉप करे, तो अगर हम इस पेशेंट को बता दें कि फ़ला डॉक्टर ने या फ़ला फिजिशियन ने आपसे ये मेडिसिन या ये ट्रीटमेंट आपसे स्टॉप की है, तो इसी तरह अगर हम उसको सच बता दें उसकी हेल्थ की वजह से, तो उसकी यानी पेशेंट के दरमियान और फिजिशियन के दरमियान क्लेशेस आ जाती है। तो इसका मतलब यह है कि कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जिसमें अगर हम पेशेंट की वैल्यूज़ को दे के, पेशेंट की इंटरेस्ट को हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख दें, तो इसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के इशूज़ जो है वो अराइज़ हो सकते हैं। जिस तरह ये इशूज़ है कि अगर हम पेशेंट को जो है वो सच बता दें कि फ़लाँ डॉक्टर ने आपकी इस ट्रीटमेंट को स्टॉप किया है, तो इसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम आ सकती है और फिजिशियन और पेशेंट या क्लाइंट के दरमियान जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो मिस बिहेवियर या मिस इंटरप्रिटेशन आ जाती है और इस तरह प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका मतलब यह है कि ये बहुत मुश्किल है कि आप पेशेंट की नीड्स को देखते हुए एक पेशेंट की जितनी भी वैल्यूज़ है उसको हम आइडेंटिफाई करें और उसके वैल्यूज़ के मुताबिक उसको हम जो है वो ट्रीटमेंट दे दें और उसको हम कंप्लीट।
वैल्यूज़ क्लेरिफिकेशन, देखिए इस टॉपिक को हमने पहले भी जो है वो पढ़ा है कि वैल्यू क्लेरिफिकेशंस क्या है। वैल्यू क्लेरिफिकेशन का मतलब ये है कि एक इंसान खुद अपने वैल्यूज़ को किस तरह आइडेंटिफाई करे और किस तरह अपनी वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करे टुवर्ड अदर पीपल्स, यानी हम किस तरह अपनी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करें, तो इसका मतलब यह है वैल्यूज़ क्लेरिफिकेशन। वर्ड्स में अगर हम बात करें वैल्यूज़ क्लेरिफिकेशंस का, तो वैल्यू क्लेरिफिकेशंस का मतलब ये है कि एक इंसान अपनी वैल्यूज़ को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकता है, अपने वैल्यूज़ को किस तरह वो जो है एक्सप्लेन कर सकता है और वैल्यूज़ को किस तरह वो एक्सप्रेस करता है टू वर्ड्स अदर। यानी मतलब ये है कि उसको अपने वैल्यूज़ का पता भी है और वो अपनी वैल्यूज़ को अच्छे तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट भी कर सकता हो। अ प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूज़ क्लेरिफिकेशन इज़ दैट नो वन वैल्यू सेट इज़ राइट फॉर एवरीवन। तो देखिए वैल्यू क्लेरिफिकेशंस का मतलब यह है कि हर इंसान की अपनी वैल्यू सेट और उसके वैल्यूज़ कन्फ्लिक्ट और उसकी वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस वो अलग होती है। मतलब ये है कि एक इंसान की वैल्यूज़ को हम दूसरे इंसान पे अप्लाई नहीं कर सकते। बाई फॉलोइंग 7 स्टेप्स अ नर्स में हेल्प अदर्स टू क्लेरिफाई देयर ओन वैल्यूज़। और वैल्यू क्लेरिफिकेशंस के लिए, यानी वैल्यू क्लेरिफिकेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी पेशेंट की वैल्यूज़ को क्लेरिफाई करने के लिए हम 7 स्टेप जो है वो अप्लाई करते हैं और आफ्टर अप्लाइंग 7 स्टेप वी मे डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन। तो सबसे पहले क्या है, हाउ टू क्लेरिफाई वैल्यू, यानी हम एक इंडिविजुअल की वैल्यू को हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम किस तरह इसको क्लेरिफाई कर सकते हैं कि द पेशेंट हैज़ दैट फॉर्म्स ऑफ वैल्यूज़, कि इस पेशेंट की या इस क्लाइंट की वो कौन कौन से वैल्यूज़ है वो हम किस तरह क्लेरिफाई कर सकते हैं, वो हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिस्ट अल्टरनेटिव्स। अ पर्सन नीड टू बी अवेयर ऑफ अल्टरनेटिव एक्शंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। तो देखिए सबसे पहले हम पेशेंट को चॉइस देते हैं, हम पेशेंट को मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो वैल्यूज़ के बारे में उसको बताते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एक्शंस के बारे में, और उन एक्शंस की कंसिक्वेंसेस भी जो है वो एक पेशेंट को बताते हैं कि अगर आपने ये जो है एक्शंस एडॉप्ट किया तो इसके कंसिक्वेंसेस ये हो गए, मतलब पॉजिटिव हो गए या नेगेटिव हो गए, तो इस तरह हम उसको बताते हैं। दूसरा क्या है, एग्जामिन पॉसिबल कंसिक्वेंसेस ऑफ चॉइस, कंपेयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। दूसरा ये है कि हम एग्जामिन करते हैं, अगर वो कोई जो है वो चॉइस सेलेक्ट करे, वो कोई वैल्यूज़ जो है उसको सेलेक्ट करे, तो हम उसको कंपेयर करते हैं कि इस वैल्यूज़ की एडवांटेजेस क्या होगी और उसके डिसएडवांटेजेस क्या होगी। थर्ड क्या है, चूज़ फ्रीली। चूज़ फ्रीली का मतलब ये है कि हम एक पेशेंट को मुख्तलिफ़ किस्म के उसको ऑप्शंस देते हैं और इन ऑप्शंस में हम पेशेंट को फ्रीली जो है उसको ये चॉइस देते हैं कि आप उनमें से कोई एक जो है अपने लिए सेलेक्ट करें। मतलब हम उसको मुख्तलिफ़ किस्म के एक्शंस बताते हैं और इस एक्शंस के अल्टरनेटिव बताते हैं और फिर पेशेंट को हम अलाउ करते हैं कि आप इसमें से एक चॉइस जो है वो फ्रीली आप चूज़ करें। 4 क्या है, फील गुड about the choice. It need to be determined how the person feel about the decision, satisfied with or not. तो देखिए अगर पेशेंट एक वैल्यूज़ को चॉइस करे तो हम कुछ टाइम के बाद ये डिटरमाइन करते हैं, हम ये मेजर करते हैं, हम ये एवेलुएट करते हैं कि पेशेंट ने जो वैल्यूज़ चूज़ की है वो इससे सेटिस्फाइड है कि नहीं है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो इसको मज़ीद चेंज करने की ज़रूरत है। 5 नंबर स्टेप क्या है, एफर्म द चॉइस। एफर्म द चॉइस का मतलब ये है कि अगर पेशेंट एक डिसीजन को चूज़ करे तो वो उसको जो है वो एक्सप्रेस करे, वो उसको अडॉप्ट करे, वो खुद जो है उसको अपने पर्सनैलिटी के अंदर उसको अडॉप्ट करे, उसको जो है लोगों के सामने उसको प्रेजेंट करे। द पर्सन शुड बी एक्सप्रेसिव टू अदर्स अबाउट द डिसीजन। और मतलब ये है कि वो पेशेंट दूसरे लोगों को भी बता सकता हो कि मैंने फुला टाइप का जो है वो वैल्यूज़ चूज़ किया है। मतलब ये है कि वो इस तरह चूज़ ना करे कि वो लोगों से उसको हाइड रखे, लोगों से उसको छुपा के रखे। तो मतलब ये है कि अगर वो किसी वैल्यूज़ को चूज़ रखें तो वो फ्रीली चूज़ करे, लोगों के सामने उसको एक्सप्रेस करे, लोगों को उसको एक्सप्लेन करे कि मैंने फुला टाइप की वैल्यूज़ जो है उसको चूज़ की है। एक्ट ऑन द चॉइस, द पर्सन शुड बी प्रिपेयर टू एक्ट ऑन द डिसीजन। तो देखिए अगर पेशेंट एक चॉइस को सेलेक्ट करे, एक वैल्यूज़ को सेलेक्ट करे, तो पेशेंट एबल होगा उस कदर कि वो उस डिसीजन पे एक्शंस भी करे। 7 क्या है, एक्ट विद अ पैटर्न टू नो विद हर द पर्सन बिहेव कंसिस्टेंटली। तो देखिए हर एक काम के लिए, हर एक बिहेवियर के लिए एक पैटर्न्स होता है। तो पेशेंट ने जो चॉइस लिया है, उसने जो वैल्यू सेलेक्ट किया है, वो एक प्रॉपर तरीके से उस पे जो है वो अमल भी करे।
व्हेन इम्प्लीमेंटिंग दिस स्टेप्स द नर्स शुड बी न्यूट्रल। जब हम ये 7 स्टेप यानी वैल्यू क्लेरिफिकेशन की ये 7 स्टेप जब हम किसी पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं, उसके लिए हम कोई वैल्यू जो है वो चूज़ करते हैं, तो पेशेंट को हम जो है वो बिल्कुल अलाउ करते हैं कि वो अपनी चॉइस से वो कोई जो है वो वैल्यू सेलेक्ट करे। हम पेशेंट के साथ न्यूट्रल में रहते, मतलब ये कि हम पेशेंट को मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस देते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के अल्टरनेटिव्स के बारे में हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन हम पेशेंट के ऊपर जो है वो प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते। मीन्स नॉट टू ऑफर एन ओपिनियन और जजमेंट एक्सेप्ट व्हेन अ पर्सन आस्क फॉर ओपिनियन। और दूसरी ये है कि अगर हम पेशेंट को मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर एग्जांपल अल्टरनेटिव बता दें, तो हम पेशेंट को ये नहीं कह सकते कि आपने ये वाला जो है ये चूज़ करना है। पेशेंट खुद जो है वो अपनी चॉइस से जो है वो चूज़ करे। लेकिन बात यह है कि अगर पेशेंट हमसे जजमेंट जो है या हमारी ओपिनियन के बारे में हमसे जो है वो पता करे, हमसे जो है वो बात करे, तो हम उसको अपनी ओपिनियंस और अपनी जजमेंट उनको हम दे सकते हैं। बी केयरफुल इन गिविंग ओपिनियन। लेकिन यह है कि अगर हम उसको ओपिनियन देते हैं तो इसके बारे में केयरफुल होना चाहिए, हॉनेस्ट होना चाहिए, और जो उसके लिए बेटर हो वो ओपिनियन हमें पेशेंट को देना है। अब देखिए वैल्यूज़ क्लेरिफिकेशंस की एडवांटेजेस क्या है। वैल्यू क्लेरिफिकेशन प्रोमोट पर्सनल ग्रोथ, यानी इसकी वजह से एक क्लाइंट की, एक पर्सन की या एक इंडिविजुअल की पर्सनल ग्रोथ होती है। बाय फोस्टिंग अवेयरनेस, एम्पैथी एंड इनसाइट, यानी उसमें अपनी अवेयरनेस क्रिएट होती है, उसको खुद का पता चल जाता है, उसमें एम्पैथी यानी दूसरों के ऊपर जो है वो रहम आता है, और इस तरह वो अपने अंदर देखता है, अपने अंदर उसकी जो फीलिंग्स होती है उसके अंदर जो है वो देखता है, अपने अंदर जो है वो जांचता है। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर वैल्यूज़ एंड बिलीफ, और वो अपनी वैल्यूज़ और अपनी बिलीफ को एक्सप्लोर करता है। वो अपनी वैल्यूज़ को उसको पता होता है, उसको पता चलता है कि मेरी वैल्यूज़ क्या है और मेरी बिलीफ्स क्या है, यानी उसको एक्सप्लोर मिलता है, उसको जो है वो आइडेंटिफिकेशन मिलती है अपनी वैल्यूज़ और बिलीफ के बारे में। इट अलाउ यू टू डिस्कस वैल्यूज़ इन अ सेफ इन्वायरमेंट। और दूसरा ये है कि अगर एक नर्स के साथ आप वैल्यूज़ को क्लेरिफाई करें, वैल्यूज़ को उसके साथ डिस्कस करें, तो इसके साथ आपको एक जो है वो इन्वायरमेंट मिलता है जिसमें आप फ्रीली और सेफली अपनी वैल्यूज़ को जो है वो किसी दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं। इट डील विथ फीलिंग एंड इमोशन प्रोएक्टिवली, और आप अपनी इमोशंस, आपकी जितनी भी इमोशनल वैल्यूज़ है वो आप किसी के साथ भी प्रोएक्टिवली का मतलब यह है एनर्जेटिकली एंड फ्रूटफुली आप किसी के साथ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। इट अलाउ इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिस्कशन, तो देखिए आप किसी इंडिविजुअल के साथ भी डिस्कशन कर सकते हैं अगर आप उसके साथ वैल्यू क्लेरिफिकेशंस के स्टेप आपके ऊपर वो अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई नर्स है, वो आपके ऊपर वैल्यू क्लेरिफिकेशन के 7 स्टेप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप में वो डिस्कशंस की एबिलिटी आ जाती है। डिफाइंड वैल्यूज़ गिव डायरेक्शंस टू योर लाइफ, तो देखिए हर इंसान के अपनी लाइफ में कुछ वैल्यूज़ होती है, वैल्यूज़ के बगैर लाइफ नहीं चलती। मतलब यह है कि हर इंसान के अपनी ज़िंदगी में कुछ गोल्स होते हैं, उसका कुछ मकसद होता है। वैल्यूज़ फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, तो देखिए हर इंसान के लिए अपनी अलग वैल्यूज़ होती है, उसकी अपनी अलग बिलीफ होती है। तो वैल्यूज़ के बेस पे हम ये जो है वो मेजर करते हैं कि एक इंसान की ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। By knowing other values, it allow you to work more effectively with them. और दूसरी बात ये है, ये वैल्यूज़ क्लेरिफिकेशंस की इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमें दूसरों की वैल्यूज़ का पता चल जाता है, वो जिसकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा फोकस देता है, अगर हमें उसका पता चल जाता है तो हम उसके लिए उसके साथ बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिवली और हम उसके साथ रिज़ल्ट ओरिएंटेड बेस पे हम उसके साथ काम कर सकते हैं, और उसकी जितनी भी वैल्यूज़ है उसको हम अच्छी तरीके से जो है वो फुलफ़िल कर सकते हैं। Their values may not coincide with yours, but it is what important to them. तो देखिए इसके साथ साथ आप अपनी वैल्यू उसके साथ coincide नहीं कर सकते, उसके ऊपर जो है आप मिक्स नहीं कर सकते, और इस तरह आप अपनी वैल्यूज़ को दूसरे वैल्यूज़ के साथ जो है वो अच्छी तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, और इन इंसान की वैल्यूज़ को आप अच्छी तरीके से इम्पोर्टेंट दे सकते हैं अगर आपको उसके वैल्यूज़ के बारे में पता चल जाए। The clearer you are about your values and belief, the happier and more effective you will be. तो देखिए वो इंसान सबसे ज़्यादा खुश रहता है जिसको ज़िंदगी में उसके मकसद का पता हो, ज़िंदगी में उसका गोल का पता हो, ज़िंदगी में उसको अपनी एम्स के बारे में पता हो, और ज़िंदगी में उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स और अपने वैल्यूज़ के बारे में पता हो। तो देखिए जिस इंसान को सबसे ज़्यादा उसके वैल्यूज़ क्लियर हो, वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से और सेटिस्फैक्टरी ज़िंदगी गुजार सकता है। डिवेलपिंग पर प्रोफेशनल वैल्यूज़, हम किस तरह प्रोफेशनल वैल्यूज़ को जो है वो डिवेलप कर सकते हैं।
Nursing professional values are developed during socialization into nursing, that is code of ethics, nursing experience, teacher and peers. तो देखिए, अगर एक नर्स में प्रोफेशनल वैल्यूज़ आ जाती है, वो वैल्यूज़ जो एक प्रोफेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक प्रोफेशनल की इमेज के लिए, एक प्रोफेशनल्स की जितनी भी वैल्यूज़ है, उसकी जितनी भी स्टैंडर्ड्स है, इसके लिए जो वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं प्रोफेशनल वैल्यू। तो देखिए, नर्सिंग में अगर एक इंडिविजुअल प्रोफेशनल वैल्यूज़ को अडॉप्ट कर सकता है तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के नर्सिंग इन्वायरमेंट में टाइम गुजार करके, इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के कोड ऑफ इथिक्स है, नर्सिंग एक्सपीरियंस है, नर्सिस टीचर्स है और जितने भी हमारे कोलीग्स है, उसकी जितनी भी वैल्यूज़ है वो हमारी पर्सनैलिटी में आ जाती है। देयर आर 4 बेसिक नर्सिंग प्रोफेशनल वैल्यूज़। तो देखिए, वर्सन 1981 में उसने एक नर्स की 4 जो है वो प्रोफेशनल वैल्यूज़ जो है वो एक्सप्लेन की है। इसमें सबसे फर्स्ट वैल्यूज़ क्या है? स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू सर्विस। देखिए, एक नर्स की सबसे बेस्ट प्रोफेशनल वैल्यूज़ ये है कि उसकी अपनी प्रोफेशन के साथ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हो, वो अपनी प्रोफेशन के साथ सबसे ज़्यादा मुखलिस हो, सबसे ज़्यादा फोकस वो अपनी प्रोफेशन पे दे दे। बिलीव इन द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ अदर, वो हमेशा दूसरों की इज्जत और दूसरों की इम्पोर्टेंट और दूसरों की बेनिफिट के बारे में सोचता है। कमिटमेंट टू एजुकेशन, वो टाइम टू टाइम अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हो। प्रोफेशनल ऑटोनॉमी, अपनी डिसीजन को वो इतना कॉम्पिटेंट हो कि वो अपनी डिसीजन खुद कर सकता हो। इसी तरह अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग, जिसको हम कहते हैं AACN, उसने 1986 में आइडेंटिफाइड 7 एसेंशियल वैल्यूज़ ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। तो देखिए, वर्सन ने 4 नर्सिंग प्रोफेशनल वैल्यूज़ एक्सप्लेन की और इसी तरह अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेस ने 1986 में उसने 7 वैल्यूज़ जो है वो नर्सिंग की, एक नर्स की 7 प्रोफेशनल वैल्यूज़ को एक्सप्लेन किया है। तो इसमें सबसे पहले क्या है? अल्ट्रूज़म। अल्ट्रूज़म का मतलब ये दूसरों की भलाई के लिए सोचना, टू थिंक एंड टू एक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर, इसको हम कहते हैं अल्ट्रूज़म। इक्विटी एंड इक्वलिटी का मतलब ये है, इक्विटी का मतलब ये है कि जिस पेशेंट को सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत हो उसको नीड्स के मुताबिक हमने ज़्यादा केयर प्रोवाइड करना है। इक्वलिटी का मतलब ये है कि हमने मेल और फीमेल हर रिलीजन के लोगों को, यानी सेक्स, कलर, रिलीजन, इथनिक बैकग्राउंड, सब के जो है सबको हमने एक जैसे इक्वल जो है वो केयर प्रोवाइड करना है। फ्रीडम, हमने हर पेशेंट को जो है वो फ्रीडम प्रोवाइड करना है कि उसका जितना भी चॉइस हो, जिस तरह भी उसका चॉइस हो, हम उसके मुताबिक उसको जो है वो केयर प्रोवाइड करें। ह्यूमन डिग्निटी, जितने भी इंसान हैं हमें उसकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। जस्टिस, हर एक इंसान के साथ मसावात रखना चाहिए। ट्रूथ, एक पेशेंट की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, जितनी भी उसके हिडन नॉलेज होती है, वो हमने उसके साथ बिल्कुल सच्चाई के साथ शेयर करना है। इम्प्लीकेशन ऑफ नर्सिंग केयर इथिक्स इन डाइवर्स सोसाइटी, इसका मतलब यह है कि नर्सिंग केयर इथिक्स, यानी नर्सिंग की जो इथिक्स है, उसकी केयर के लिए जो स्टैंडर्ड कोड ऑफ कंडक्ट है, वो हम डाइवर्स सोसाइटी में, मुख्तलिफ़ किस्म की सोसाइटी में वो हम किस तरह उसको अप्लाई कर सकती है। नर्सिस केयर पेशेंट विद डिफरेंट इथनिक एंड सोशो कल्चर बैकग्राउंड। तो जिस तरह आप लोगों को पता है कि नर्सिस मुख्तलिफ़ किस्म के बैकग्राउंड और मुख्तलिफ़ किस्म के कल्चर और सकाफ़त के लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ उसको केयर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। मतलब यह है कि मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोगों को हम केयर प्रोवाइड करते हैं। द इफेक्टिव रिलेशनशिप एंड होलिस्टिक केयर इंक्लूड द कंसिडरेशन ऑफ ऑल द एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी इन कल्चर, सोसाइटी एंड रिलीजन। और इस तरह अगर हम एक पेशेंट को, एक इंडिविजुअल को, एक क्लाइंट को अगर हम अफेक्टिव जो है उसको हम केयर प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसको हम होलिस्टिक, उसको हम जो है वो कम्प्रिहेंसिव केयर उसको प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो हमें उसकी केयर के बारे में, उसकी कल्चर के बारे में, उसकी सोसाइटी के बारे में और उसकी रिलीजन के बारे में ख्याल रखना है। मतलब ये है कि ये जितनी भी उसकी रिलीजन है, सोसाइटी है, उसको हमने नज़रअंदाज नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि हमारी केयर, हम पेशेंट को जो केयर प्रोवाइड करते हैं वो उस वक्त हॉलिस्टिक होगी, कम्प्रिहेंसिव होगी, कंप्लीट होगी, पेशेंट के लिए सेटिस्फैक्ट्री होगी जब हम पेशेंट की रिलीजन का, पेशेंट की सोसाइटी का और उसकी कल्चर का अगर हम उसका लिहाज रखें। A nurse need to be respect for culture differences। तो देखिए, जिस कल्चर के लोगों को हम केयर प्रोवाइड करना चाहते हैं, हमें उसकी कल्चर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को, सिख कम्युनिटी को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को, मुख्तलिफ़ किस्म की मुस्लिम कम्युनिटी को, हिंदू कम्युनिटी को, डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटी को हम जो है वो केयर प्रोवाइड करते हैं। तो ये जितने भी कम्युनिटीज़ है उसके कल्चर डिफरेंसेस है। अब हमने उस कल्चर डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करनी है।
बीइंग नॉलेजेबल्स ऑफ द कल्चर प्रैक्टिस ऑफ क्लाइंट। तो देखिए जो भी पेशेंट है जिसकी भी वो कल्चर बैकग्राउंड है, हमें उसका पता होना चाहिए, और उसकी जो बैकग्राउंड है, उसकी कल्चर की जो बैकग्राउंड है, हमें उसके बारे में भी पता होना चाहिए। बी अवेयर ऑफ ओन वैल्यूज़ एंड बेसिस, हमें अपने वैल्यूज़ के बारे में, अपने हमारे बेसिस के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। नो दैट ऑल क्लाइंट्स आर इंडिविजुअल एंड मे नॉट शेयर द सेम व्यूज़ एंड वैल्यूज़ एज अदर इवन विद द सेम इतनी ग्रुप्स। तो देखिए इसका मतलब यह है कि हर एक इंडिविजुअल वो अपना अलग उसकी सेल्फ परसेप्शन है, सेल्फ कंसेप्ट है। तो मतलब ये है कि एक इंसान की वैल्यूज़, एक इंसान की पॉइंट ऑफ व्यूज़ को हमने दूसरे पेशेंट के ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, अगर हम एक पेशेंट को किसी डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटी में उसको केयर प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो हमें उस पेशेंट की कल्चर डिफरेंसेस का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसके रिलीजन, उसकी सोसाइटी और उसकी जितनी भी डाइवर्सिटी है उसका हमने लिहाज रखना है, उसको हमने अच्छी तरीके से स्टडी करना है। फिर हम जाके एक पेशेंट को सेटिस्फैक्ट्री और फ्रूटफुल जो है वो केयर प्रोवाइड कर सकते हैं।